जी, लेक्चर नंबर 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड लेक्चर असेसमेंट के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट्स या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक ही बात है, अगर सवाल टाइप्स ऑफ टेस्ट का पूछा जाए या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का पूछा जाए तो बात एक ही है। जब टेस्ट को डिवाइड किया जाता है ना, तो दो मेजर कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट को दो मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है, स्क्रीन नज़र आ रही है बाकी लोगों को? जी प्लीज़। नहीं सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि टाइप्स ऑफ टेस्ट की। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट दो तरह के हैं होते हैं। ठीक है, एक टेस्ट होते हैं बाय पर्पस और एक होते हैं बाय मेथड। जो बाय पर्पस होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। जो बाय मेथड होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, तो टेस्ट की या क्वेश्चंस की दो मेजर कैटेगरीज हैं, बाय मेथड एंड बाय पर्पस। बाय मेथड में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होते हैं, बाय पर्पस में स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इनको वन बाय वन डिटेल में हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमने कहा कि बाय मेथड में दो कैटेगरीज हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। पर्पस में भी दो हैं, स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। हम अब इस चेन को आगे लेके चलेंगे। बाय मेथड में दो मेजर कैटेगरीज होती हैं टेस्ट की, एक होती है ऑब्जेक्टिव, दूसरी होती है सब्जेक्टिव। अब बहुत ही आसान ये क्लासिफिकेशन है। वो तमाम क्वेश्चंस जिसमें बच्चे ने अपने सवाल का जवाब ख़ुद लिखना होता है और इन डिटेल लिखना होता है, वो होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट और या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और वो टेस्ट या वो क्वेश्चंस जिसमें बच्चे ने सवाल का एक ही करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी है ना, उसका सिर्फ़ एक ही जवाब होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है, ऑप्शन ए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 2 फ़ातिमा जिन्ना, ऑप्शन 3 लियाकत अली ख़ान, ऑप्शन 4 सिकंदर मिर्ज़ा, तो क्या दुरुस्त जवाब है जी इसका? जी शाबाश। ऑप्शन सी, जी, लियाकत अली खान। लियाकत अली ख़ान। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कहे कि जी कायद आज़म फ़ातिमा जिन्ना सिकंदर मिर्ज़ा, दुरुस्त हो सकता है उसका जवाब? नो, नहीं सर। अच्छा चलें, अब एक और नहीं सवाल है। सर। अच्छा, एक और सवाल है। अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, सवाल नंबर 1 है मुसलमानों की मुकम्मल मजहबी आज़ादी के लिए। जवाब इसका, एक बच्चे ने ये जवाब लिख दिया। दूसरे ने ये लिखा कि मुसलमानों को रहने के लिए एक अलग जगह चाहिए थी जहाँ पे वो खुल के अपनी तमाम जो है मज़हब के मजहबी तालीमात को पूरा कर सकें। एक और बच्चे ने जवाब लिखा कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सवाल आपसे ये है कि क्या तीनों के जवाब ठीक हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, मतलब तीनों। जी सर, जी हाँ, सर। अब ये देखिए, ऐसा सवाल जिसके एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं वो सवाल होता है सब्जेक्टिव, और ऐसा सवाल जिसका सिंगल करेक्ट आंसर है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। ये इसमें फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी, इट इज़ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वन करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता है? इट इज़ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर देन वन करेक्ट आंसर और वन करेक्ट आंसर विद मल्टीपल वे। ये होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव टेस्ट। अब बेस्ट मेजर कौन सी है? टू अवॉइड गेसिंग करेक्शन, सप्लाई टाइप टेस्ट यूज़ किया जाता है। ऐसा टेस्ट, ये हम पढ़ेंगे अभी सप्लाई टाइप, ऐसा टेस्ट जिसमें सवाल ऐसे भी हों जो सब्जेक्टिव टाइप हों और ऐसे भी हों जो ऑब्जेक्टिव टाइप हों, ऐसे टेस्ट को कंबाइन टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कंबाइन टेस्ट कहा जाता है। अब ये देखें, हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट देखी, दो हैं, या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दो हैं, बाय मेथड एंड बाय पर्पस। बाय मेथड में हमने दो क्लासिफिकेशन की हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की डेफिनेशन देख लिए। अब फर्दर हम सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ये भी कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस
ये वो सवालात होते हैं जिनका एक से ज़्यादा जवाब मौजूद होता है। अच्छा, अब देखें, एक होती है बात कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, डाइवर्जेंट का मतलब, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, अब जैसे देखें, अब आपसे सवाल है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे? शाबाश। डाइवर्जेंट। कन्वर्जन। देखें, दोनों को समझ लें। कन्वर्जेंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का सिर्फ एक ही दुरुस्त जवाब, ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कन्वर्जेंट भी हो। कन्वर्ज एक नुक्ते पे आना, डाइवर्ज फैल जाना। सब्जेक्टिव में तो फैल रहा है ना बंदा, मल्टीपल वे से जवाब दे रहा है। तो बात ये है कि जो सब्जेक्टिव होते हैं ये डाइवर्जेंट होते हैं और ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंट होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि एक MCQs बेस्ड टेस्ट है, तो क्या पेपर चेक करने वाला किसी के बच्चे के नंबर कम या ज़्यादा अपनी पसंद नापसंद की वजह से कर सकता है? जी। नहीं सर, नो नहीं सर। सर, उसके टोटल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, और अगर एक सब्जेक्टिव पेपर है, ऐसे टाइप है, उसमें अगर कोई चाहे कोई नंबर कम ज़्यादा कर सकता है किसी के लिखाई के, सर किसी उसमें के कर पैटर्न? सकते हैं, सर कर सकते हैं उसमें। हाँ, अच्छा। सर सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, Yes. ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। अच्छा, ये दूसरी क्वालिटी सब्जेक्टिव की। पहली तो ये है कि ये डाइवर्जेंट होते हैं, दूसरी क्वालिटी ये आई कि इसमें पर्सनल बाइसनेस एग्जामिनर की आ जाती है। अगली क्वालिटी समझें। इसके बाद ये देखें कि कौन सा टेस्ट बनाना आसान है। 100 नंबर का पेपर आपने बनाना है, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लें या 100 MCQs वाले पेपर बनाएं। कौन सा सवाल बनाना, कौन से सवालात पे मुश्तमिल टेस्ट बनाना मुश्किल है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। और आसान कौन सा है? ऑब्जेक्टिव सर। आसान कौन सा है? सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव आसान हो गया। Subjective। ठीक है, अब ये हम जो दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, ताकि अगली स्लाइड में जाएंगे फिर उसमें हमें एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। अब सब्जेक्टिव बनाना आसान है, ऑब्जेक्टिव बनाना मुश्किल है। अब अगली चौथी और आखिरी क्वालिटी सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल ये है कि इनमें कौन से किसकी स्कोरिंग करना, मार्किंग करना आसान है, सब्जेक्टिव की या ऑब्जेक्टिव की? ऑब्जेक्टिव। जी, मार्किंग किसकी आसान होगी? ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव की मार्किंग आसान है। अब इसको ना हम सारी बात को समराइज करते हैं, सारी बात को समराइज कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट डाइवर्जेंट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट इजीली बनाए जा सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट बड़ी मुश्किल से चेक होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट में पर्सनल बाइसनेस एग्जामिनर की शामिल होती है। ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करें तो वो कन्वर्जेंट हैं, बनाना मुश्किल है, मार्किंग आसान है, पर्सनल बाइसनेस जो है ना उसमें एग्जामिनर की शामिल नहीं होती। अब एक और क्वालिटी भी सुन लें कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ना ये मुश्किल लर्निंग आउटकम्स को मेजर करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, 1 मिनट। अच्छा जी, अब देखें, एक होते हैं सिंपल लर्निंग आउटकम्स। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, कौन से सवाल को याद करना और लिखना आसान है? पाकिस्तान 1947 को बना, एक ये सवाल है। एक अगला सवाल है कि अलजबरे की मदद से ये वाला सवाल हल करके दिखाएं, अलजबरे के फ़लाँ फार्मूले की मदद से या फ़लाँ फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। कौन सा सवाल मुश्किल होता है आपके नज़दीक? सेकंड वन मुश्किल होगा ना। हाँ, अब ये देखें, या आपसे कोई कहा जाए कि पाकिस्तान की महंगाई की मौजूदा जो है ना वो जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी 10 वजूहात बयान करें, फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखते हुए, अदाद शुमार को अब ये मुश्किल है। या ये आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का मौजूदा कितने % लोग जो है महंगाई से शिकार, अब महंगाई का शिकार फ़र्ज़ करें 37% लोग हैं फ़र्ज़ करें, ये याद करना आसान है, लेकिन उन 10 पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट के अदाद शुमार याद करना मुश्किल है। तो हम कहते हैं कि जो सब्जेक्टिव होते हैं ना ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स मेजर करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब फर्दर आगे आ जाएँ थोड़ा सा अगली स्टेज पे, सब्जेक्टिव को 2 कैटेगरीज में डिवाइड हम करते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में क्या फ़र्क है? अब देखें, एक उस्ताद या एक एग्जामिनर सवाल देता है, वो कहता है कि महंगाई की वजूहात बयान करें,
ठीक है, और एक कहता है महंगाई की 3 वजूहात बयान करें जिससे आम आदमी मुतासर है। आप देखें इसके अंदर एक लिमिट दे दी गई है कि सिर्फ 3 वजूहात बताएं, कि क्या करें, सिर्फ जो है ना इसकी 3 वजूहात बताएं। अब ये जो सवाल है ना 3 वजूहात वाला, अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि सिर्फ 3 पॉइंट्स बताने। उसमें कहा गया कि ओपन एंडेड महंगाई की वजूहात दें। तो ओपन एंडेड, ये जो ओपन एंडेड को कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट बनाता जाता है जवाब को, या एक्सटेंड बढ़ाता जाता है जवाब को एक बच्चा। तो इनको हम CRQs कहते हैं। ये जो आपका पेपर होना है ये बेसिकली CRQs है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड, ये एक ही नाम है। इसमें एक बच्चा किसी भी टॉपिक को अपनी मर्ज़ी से अपने जवाब को सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको इकट्ठा करके एक प्रॉपर वे में जो है ना वो आंसर लिखता है, ठीक है। फ्री फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, तो डिटेल आंसर होते हैं ये। तो इनको ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है, जैसे ऐसे लिखना, ऐसे राइट एन ऐसे ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब इसकी दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज एंडेड या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। अब इसमें शॉर्ट डिटेल आंसर, जैसे मैंने कहा 3 वजूहात, 3 पॉइंट्स बताएं, ठीक है, 50 वर्ड्स में इस जवाब को समराइज़ करके दें। अब उसमें एक आपको लाइन बता दी जाती है कि सिर्फ इन पॉइंट्स पे आपने बात करनी है। ये होते, ये भी सब्जेक्टिव हैं, बट इसमें शॉर्ट डिटेल चाहिए होती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये ऐसे टाइप नहीं होते जो ओपन एंडेड होते हैं, वो ऐसे टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये एक एग्जांपल हो सकती है। अब दूसरी कैटेगरी ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस जो हमने देखा, ये कन्वर्जेंट हैं, ये डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन होते हैं लेकिन इजी टू स्कोर होते हैं। ये जो है एग्जामिनर की बाइसनेस से पाक होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मैयर नहीं करते, सिंपल 1 लाइनर सवाल जवाब जो है इसमें वो होते हैं। तो सप्लाई टाइप टेस्ट जो है, इसकी फर्दर आगे कैटेगरीज देखें। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनको भी, ऑब्जेक्टिव को भी हम 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है सप्लाई और दूसरे हैं सिलेक्शन टाइप। अब आपसे मेरा एक सवाल है, ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो खाली जगह फिल करना आसान है या MCQs को जवाब देना आसान है? जी शाबाश, जल्दी। MCQs को। हाँ, अच्छा, दूसरी शॉर्ट आंसर लिखना आसान है या कॉलम मैचिंग आसान है, ट्रू फॉल्स आसान है? जी, कॉलम मैचिंग। कॉलम। हाँ। अब ये दोनों बेसिकली जो सिलेक्शन टाइप है ना, इसमें हमने जवाब सेलेक्ट करना है। सिर्फ सिलेक्शन टाइप में जवाब हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। जबकि सप्लाई टाइप में हमने क्या करना होता है, जवाब देना होता है, जवाब लिखना है। सिलेक्शन में देना है जवाब, चूज़ करना है ऑप्शन में से। सप्लाई में उसको खुद लिखना है। अब सप्लाई जैसे मैंने बात की है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, SAQs, या फिर आप कह लें कि हमारे जो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपने जवाब प्रोवाइड करना है। तो सप्लाई का मतलब लिखना, प्रोवाइड करना। तो इसमें बच्चा जवाब खुद से लिखता है, SAQs और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्लोज फिलिंग, क्लोज खाली जगह को कहते हैं। तो ये सप्लाई टाइप में आते हैं। दूसरे होते हैं सिलेक्शन टाइप। अब सिलेक्शन टाइप ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चा जवाब को सेलेक्ट करता है। अब जैसे MCQs हैं, उसमें 4 में से 1 को सिलेक्ट करेगा। ट्रू फॉल्स है, 2 में से 1 करेगा। कॉलम मैचिंग है, कॉलम में से रिलेटेड आंसर को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। तो ये सिलेक्शन टाइप होते हैं। कौन से? सेकंड कैटेगरी। इसमें MCQs, ट्रू फॉल्स और कॉलम मैचिंग आते हैं। ऐसे सवाल जो येस नो पे मुश्तमिल होते हैं इनको पोलर क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे सवाल जिनमें आप कंफर्म करते हैं, आर यू श्योर, वाकई ऐसा हुआ है, वाकई वो बंदी सेलेक्ट हो गई है, यस हो गई है, हो गया, तो इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन, जिसमें आप कंफर्मेशन की बात करते हैं। अब यहाँ तक क्लियर जी? कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई सवाल यहाँ तक, कोई बात समझ ना लगी? आसान है वैसे। आप लोग सर टोटल CRQs के टाइप कितने होते हैं वैसे? आपने तो थोड़े टोटल CRQs की क्या पूछा? CRQs की टोटल टाइप्स कितनी होती हैं? टोटल लाइंस कितनी होती हैं? सॉरी टाइप्स सर, CRQs की हमने नहीं बताई, हमने बताई हैं सब्जेक्टिव की 2 टाइप्स हैं,
ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं ना, इनकी हमने कहा कि दो टाइप्स होती हैं। एक हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं CRQs, और दूसरे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, आप यही पूछना चाह रहे थे या फर्दर आप पूछना चाह रहे हैं कि CRQs को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। इसमें ना फर्दर परफॉर्मेंस बेस्ड भी आ जाते हैं, एनालिटिकल भी आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे भी से अगली स्लाइड्स में। तो वो मज़ीद अगर हम उसको डिवाइड, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, कुछ जो है ना उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, कुछ इवेलुएटिव होंगे, तो वो आगे फिर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो मेरे ख्याल में एक जनरल क्वेश्चन है। जी जी पूछें। अच्छा सर, ये होती है 2.5 इयर्स की और एक होती है 1.5 इयर्स की मास्टर के लिए। सर ये 1.5 सवाल इयर्स मैं की जो आपको है एंड पे जवाब दूंगा बीएड इसका। ये सर सवाल लेक्चर के एंड पे कीजिएगा। मैंने जो है ना पढ़ा था कि लेक्चर के एंड 2.5 पे मैं इसका एलिजिबल जवाब होती है और दूंगा। लेक्चर के एंड पे इस तरह के सवाल ओके, सर, ओके, ये दरमियान में ओके। आपको पता नहीं कैसे ख्याल आ ना गया, सर, ये एंड पे इंशाल्लाह ताला। अच्छा MCQs, अब सर, देखिए मैं- आगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ टेस्ट या क्वेश्चंस की हम बात करें। अब उनमें हमने कहा कि MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग हैं। MCQs की बात कर लेते हैं। MCQs किसको कहते हैं? ऐसे टेस्ट जिसमें एक बच्चे को चार में से कोई एक गिवन ऑप्शन चूज़ करना होता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है, पाकिस्तान कब बना, ये एक स्टेटमेंट है, इसको स्टेम कहा जाता है। आगे इसके होते हैं ऑप्शंस 1 2 3 4, 1940, 1941, 1947, 1950। ये चारों के चारों ऑप्शंस हैं। इनमें एक करेक्ट ऑप्शन होता है, उस करेक्ट ऑप्शन को आंसर कहते हैं। जो बाकी 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं ना, उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, एक अच्छा टेस्ट वो है जो कि कमज़ोर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि मैं सही जवाब हूँ। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही हैं जो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट के होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना आसान है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को स्कोरिंग करना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग करना आसान है, इससे टाइम बच जाता है वगैरह वगैरह। ये इसके फ़ायदे हैं। ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर नहीं करते, बैलेंस टेस्ट बनाना मुश्किल होता है। अच्छा, इसके साथ होता है मैचिंग कॉलम। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को कॉलम 1 में सवाल लिखे हैं, कॉलम 2 में उसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच करना होता है। तो पहला कॉलम A होता है, दूसरा कॉलम B होता है। B कॉलम जिसके साथ मैचिंग की जाती है उसको प्रेमिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रेमिस। परफेक्ट मैचिंग, और कॉलम A के अंदर 10 सवाल हैं, कॉलम B में 10 ऑप्शन मौजूद हैं, तो ये परफेक्ट मैचिंग है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आगे कॉलम B के अंदर 13 ऑप्शन मौजूद हैं, 10 सवाल हैं, 13 ऑप्शन हैं, तो वो क्या होगी? इम्परफेक्ट मैचिंग होगी। ठीक है, बाज़ औक़ात हम जो है ना क्या करते हैं कि कॉलम A और कॉलम B और आगे जो है ना हम कहते हैं कि कॉलम B में सीक्वेंस के साथ लिख दें, जो ये सीक्वेंस मैचिंग कहलाती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही हैं जो कि MCQs के हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले टेस्ट हमारे यहाँ जो है वो MCQs बेस्ड टेस्ट हैं। वो कौन से हैं? MCQs बेस्ड टेस्ट। आगे CRQs की कुछ टाइप्स हैं, इनमें परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन से, परफॉर्मेंस का मतलब किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना, ये परफॉर्मेंस कहलाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक बच्चे को जो उसने नॉलेज स्किल सीखी है ना, उसको आगे उसने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर हमने बच्चे को सिखाया हुआ है कि पानी को साफ़ करना, फ़िल्टर करने का प्रोसेस क्या है। इम्तिहान में बच्चे से उसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने कोई मैथ का फार्मूला करवाए, हम बच्चे से उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसको सवाल हल करवाएंगे। रट्टे वाली चीज़ नहीं कि उधर से याद की उधर लिख ली ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? रिक्वायर टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इसमें एग्जांपल है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट कौन से हैं? असेस द स्किल और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज थ्रू टास्क। तो मुख्तलिफ टास्क दे के बच्चों की परफॉर्मेंस को इसमें हम क्या करते हैं? असेस करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पहली एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर 2x + 5 = 15, इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें। इसमें आप क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालें कि क्या बनती है। तो
ये देखें बच्चा इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके जवाब इसका देगा, ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, ये एक तरह की परफॉर्मेंस है। दूसरा है प्रैक्टिकल टास्क, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि पानी साफ़ कैसे होता है, वाटर फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसी तरह पानी बुखारात में कैसे बनता, एक ये है कि बच्चे से कहें लिख के दे, एक ये है कि बच्चे से कहें अमली तौर पर करके दे, कंडक्ट करे एक्सपेरिमेंट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में दूसरी एग्जांपल है प्रैक्टिकल टास्क। इसमें बच्चे क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को खुद कंडक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। आगे हैं जी ऑरल क्वेश्चंस, वो सवाल जो एक उस्ताद क्लास में वर्बली ज़बानी पूछता है बच्चों से। ठीक है, यूज्ड फॉर असेसिंग द वर्बल कम्युनिकेशन और ऑन द स्पॉट क्रिटिकल थिंकिंग। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों से जो सवाल पूछे हैं आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में, वो सारे के सारे ऑरल क्वेश्चन थे। वो क्या थे? ऑरल क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैं अगर आपको 5 मिनट दे दूं कि आपस में डिस्कस करें, आप टॉपिक ये है कि जी जंगों के मुल्कों को क्या नुकसान होते हैं, आप सारे आपस में एक दूसरे से बात करें, तो आप में से आधे से ज़्यादा लोग, अगर कोई एक बंदा बात करे तो उसके पॉइंट से कुछ लोग एग्री होंगे, आधे से ज़्यादा डिसएग्री भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कहेगा नहीं ये ऐसे है, दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, पहला कहेगा ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये ठीक है, तीसरा कहेगा दोनों को गलत, तो मैं ठीक हूँ। तो डिस्कशन में क्या ऐसे होता है कि नहीं होता? जी सर, ऐसा ही होता है। इवेलुएट स्पीकिंग स्किल्स, रीजनिंग कम्प्रीहेंशन ड्यूरिंग ओरल एग्जाम। अब इसमें हम मिसाल के तौर पर डिस्कस द काजेज ऑफ वर्ल्ड वार 2, तो आप लोग जो है ना वो डिस्कस करें, एक बंदा, दूसरा, तीसरा या ग्रुप की शक्ल में, तो ये ऑरल क्वेश्चनिंग होगी। दूसरा क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू लेना, वाइवा लेना, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का वाइवा लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, वो भी, उसमें भी ऑरल क्वेश्चंस होते हैं। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर दें। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वर्बली किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अच्छा, हमारी क्लास के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं, क्या सारे बच्चों का मेंटल लेवल एक जैसा होता है? नहीं सर, हर बच्चे का नहीं। अपना लेवल होता है। हर बच्चे का अपना होता है, राइट, बिल्कुल ऐसे है, हर बच्चे का अपना होता है। अच्छा, अब ये सायरा ज़ुबैर, आपका माइक मुसलसल ऑन है, सायरा ज़ुबैर साहिबा। सर आवाज जी, अच्छा अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि हमारी क्लास में सारे बच्चों का मेंटल लेवल एक जैसा होता है? जी, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसके लिए पेडागोजी में कौन सी टर्म यूज़ की जाती है कि बच्चों के दरमियान हर एक चीज़ वेरी कर रही होती इंडिविजुअल डिफरेंस। है? जी, इसको क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इनको कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब सवाल अगला ये है कि क्या एक मेथड, मिसाल के तौर पर वर्बल क्वेश्चनिंग, सारे बच्चे वर्बल क्वेश्चनिंग से आंसर कर सकते हैं आपको? जी, नो, सारे नहीं, बच्चे नहीं कर सकते। नो। कुछ बच्चे होंगे जो, हाँ भी ना भी। नहीं, ना है, इसके लिए हाँ नहीं हो सकती सर। ना ऐसे है ना, अभी मैं मिसाल के तौर पर इसी क्लास में सबसे सवाल करूं, आधे से ज़्यादा लोग माइक ही ऑन नहीं करेंगे। मेरी बात गलत ना हो जाए जी, मेरी बात गलत ना हो जाए, पता नहीं मुझे जवाब आता है, कुछ शर्माएंगे, किसी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई मतलब लिख के बेहतर देना चाहता होगा, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि क्लास में 30 बच्चे तो 30 के 30 आपको ऑरली एक जैसी परफॉर्मेंस देंगे। साहब सारे सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देंगे। कंटेक्स्ट बेस्ड होगा सवाल, जो कंटेक्चुअल बेस्ड होगा तो उसमें सारे जवाब देंगे। अगर वो उसके कंटेक्स्ट रिलेटेड नहीं है तो वो जवाब नहीं देंगे। कॉन्टेक्स्ट की कैसे, क्या मुराद है, मतलब कैसे? सर जैसे कि हम ना यहाँ पर सवाल करते हैं बच्चों से कि आप जो है ना इस जून जुलाई में आपने छुट्टियां की, छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, तो सब जो है ना लड़के खड़े हो गए कि हमने ये किया। हाँ। मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि ये 10 चीजें में आपने की हैं, 10 चीजों में आपने कौन सी की हैं। तो हाँ, सबने उठे और वो टिक मार्क किया कि मैंने ये किया, मैंने जी, सारे टिक मार्क कर दिए। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल, ही होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, मकसद बात करने का मेरा पता क्या था, मेरा बात करने का मकसद ये है कि सारे बच्चे
एक जैसी परफॉर्मेंस ओरल क्वेश्चन में नहीं दे सकते। अब फ़र्ज़ करें कोई बच्चा सुनता कम है या किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो नहीं दे सकेगा ना जवाब। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो बच्चे हमारे क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनको देखने का, सुनने का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का ये कोई ना कोई मेडिकल इशू होता है। स्पेशलाइज फॉर्मेट फॉर क्रिएटिव और विजुअल लर्नर्स, उन बच्चों के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं जो बच्चे हमारे बेचारे स्पेशल होते हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम को लेबल करना, ठीक है, उसके पार्ट्स को लेबल करना, कोई बच्चा लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको हम ये सवाल दे सकते हैं। सिनेरियो या सिचुएशन बेस्ड या सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो अब उसको हम जो है ना कोई सिचुएशनल क्वेश्चंस दे सकते हैं उन बच्चों को, अलग से सिचुएशनल क्वेश्चन, ताकि वो बच्चे अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर सकें। फिर है पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को कोई टास्क दे देते हैं कि वो जी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उस टास्क को मुकम्मल करके ले आएँ, उन बच्चों की नीड और उन बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनको कहते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ये उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो हमारे बच्चे क्या होते हैं, बेचारे स्पेशल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। फिर है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आप में से कोई ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 लेवल मुझे गिनवा सकता है? जी प्लीज़। सामने लिखे हुए हैं। Remember, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. अच्छा, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हॉट्स एंड लॉट्स। आप में से कोई इन दोनों का फ़र्क बता सकता है मुझे? जी सर, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं जो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग है। देन ऊपर वाले जो होते हैं वो हायर ऑर्डर होते हैं। वो मोस्टली जो प्राइमरी लेवल पे यूज हो रहे होते हैं वो लोअर ऑर्डर क्वेश्चनिंग यूज हो रहे होते हैं, और सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री पे ज्यादातर हम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चनिंग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, सर लोअर ऑर्डर जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, और जो हाई ऑर्डर उसमें जो लर्नर है उसकी नॉलेज और उसकी जो है ना थिंकिंग पावर बताया जाता है कि वो कैसे एनालाइज करता है चीज़ों को और कैसे एवेल्युएट करता है, मतलब उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और उसमें सिर्फ जो उसने सीखा होता है, सिर्फ जो लर्निंग होती है वो एनालाइज की जाती है। अच्छा, आप देखें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ये है कि इसमें क्या किया जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में किया ये जाता है कि ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसमें बच्चा सोच विचार करे, जिसमें बच्चा अपनी राय भी शामिल करे। उन सवालों को क्या किया जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ये हम इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 4 शायद ब्लूम टेक्सोनोमी है, आपका एक सवाल भी आएगा लाजमी, आपके सैम्पल पेपर के अंदर भी शामिल है। एक सवाल आपका 100% कन्फर्म है ब्लूम टेक्सोनोमी से आना है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे भी सही, उसके सारे लेवल्स भी। तो अब ये देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 लेवल हैं, ठीक है। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, ठीक है, ये 6 लेवल है। एनालिसिस, इवेलुएशन एंड क्रिएशन, ठीक है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग। ये जो 3 लेवल हैं ऊपर वाले 3, इन तीनों को हॉट्स कहा जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इनमें बच्चा जवाब सोच के क्रिएट करता है, बच्चा सवाल सोचता है और सोचने के बाद उसको क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब अगला देखें कि जो सवाल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को, मिसाल के तौर पर कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, अब इसमें वो एनालिसिस कर रहा है, वो कैसे, हम कैसे हैं। इवेलुएट, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी का जो है ना वो इम्पेक्ट बताएं, ठीक है, उसके क्या असरात हैं। अच्छा, उसके बाद देखें क्रिएटिव क्वेश्चंस। अब इसमें बच्चा अपना आइडिया देता है, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि डकैती की बढ़ती हुई वारदात को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ये वो चीज़ें जो अपनी तरफ से आपसे सजेशन ली जा रही हैं, आप एक चीज़ क्रिएट करके, एक प्लान क्रिएट करके उनको दे रहे होते हो, ये कहलाता है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे देखें परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस, PBA परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट या क्वेश्चन। ये प्लीज़ माइक ऑफ करें, फिर किसका ऑन हो गया? नजमा बानो, मोहतरमा माइक ऑफ कर दें। अच्छा देखें परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि बच्चे को कोई ना कोई रियल वर्ल्ड टास्क प्रोजेक्ट जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। ये नजमा बानो, मैंने आपका माइक ऑफ किया, फिर आपने ऑन कर दिया मैडम। तो इसमें बच्चों को क्या करना होता है, रियल वर्ल्ड टास्क कोई ना कोई क्या करना होता है, परफॉर्म करके देना होता है। ट्रेडिशनल टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे से पूछा जाता है सवाल, उसने लिखना होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें बच्चे ने जवाब लिखना नहीं बल्कि क्या करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी साथ देनी होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसके की फ़ीचर देखें। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आपको पढ़ाया गया है कि जी एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब एक बच्चे से कहा जाएगा कि उसकी अम्मी जो है ना उसने उसको 100 रुपये दिए कि 20 रुपए के जो है ना वो आलू लेने हैं, 10 रुपए के टमाटर लेने हैं, 20 रुपए के फिर प्याज लेने हैं। ठीक है जी। तो उसका जो है ना वो टोटल ख़र्चा कितना हुआ और जो टोटल उसके पास पैसे थे उसमें से कितने खर्च हो गए, कितने बाकी बचे, ये हिसाब किताब करके दे। अब ये देखें, ये एक एप्लीकेशन लेवल, आपने सिंपल उसको समझाई 20 जमा 10 30 होता है, 10 जमा 15 25 होता है, 20 में से 5 निकालें 15 बचते हैं। आपने उसको जमा ज़रब तफरीक बता दी, लेकिन अब आप उसको थोड़ा अबारती सवाल दे के चेक करते हैं कि आया कि ये बच्चा उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई भी कर सकता है या नहीं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये कैसे पॉसिबल होती है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से। अब ये देखें, आपने शायद ये तजर्बा किया हो या ना किया हो कि अगर आप बच्चे को सिखाते हैं ना 5 जमा 5, वो जवाब दे देता है 10। अच्छा, आप उसी बच्चे को क्या करते हैं, सवाल लेते हैं ना 4 जमा 4, एक सवाल ये देते हैं, एक जवाब सवाल उसको लिखते हैं कि आपकी अम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, अब्बू ने 5 रुपये दिए, भाई ने 3 रुपये दिए, तो टोटल आपके पास कितने पैसे आ गए। किस सवाल को जमा करना बच्चे के लिए आसान होगा? जो आप पहले वाला बाद वाला? पहले वाला 4 जमा 4 आसान होगा या जो मैंने अबारती सवाल बताया वो? सर 4 जमा 4 करना उसके लिए आसान होगा। दूसरे वाला यस आसान होगा, 4 जमा 4। अब इसको कहा जाता है एप्लीकेशन नहीं हुई है, ये तो वैसे जैसे पढ़ाया वैसे दे दिया। वो जो दूसरा सवाल है वो एप्लीकेशन लेवल का है। तो इस तरह बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है। फिर एथेंटिक टास्क। एथेंटिक टास्क से मुराद है कि बच्चे को कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क दिया जाता है। ये सर माइक किसका बार बार ऑन हो रहा है? अच्छा, अथेंटिक टास्क क्या होता है? कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दी और उसमें उसको कहा कि जो है ना इसका इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के दो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि अथेंटिक टास्क। अच्छा, इससे अगला है प्रोसेस ओरिएंटेड। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनके कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं। एवेलुएट बोथ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पर आपको पढ़ाया वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो अब उसमें सारे स्टेप्स आपने देखने होते हैं। क्राइटेरियन, इनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होता है। यूज़ रूब्रिक्स आर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो इनका क्राइटेरिया भी होता है कि कैसे इनको चेक किया जाए। मिसाल के तौर पर थ्योरी के कितने नंबर होंगे, प्रैक्टिकल बच्चा उसका करेगा उसके कितने होंगे, वाइवा देगा उसके कितने होंगे। स्टूडेंट सेंटर्ड, ज़्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं। इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, ऐसी चीज़ इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है। तो ये की फ़ीचर हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के। अब इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सादा सी एग्जांपल हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी इतनी सारी आपको दी हैं। साइंस एंड स्टेम। साइंस के तो आपको पता होगा, स्टेम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के कराना ये स्टेम कहलाता है। अब देखें यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है जी, अब ये एक बनाना, इसका मॉडल बनाना, वाटर साइकिल का कुछ चार्ट बना देना, ये क्या कहलाएगा?
साइंस का एक परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन या टेस्ट कहलाएगा। लैंग्वेज एंड आर्ट्स, आप देखें राइट एंड परफॉर्म अ प्ले डिपिक्ट अ लिटरेरी थीम, आप जो है ना कोई अपनी पोइम लिखें, कोई अपना ऐसे लिख के दें किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना जी, या कोई प्ले, कोई ड्रामा, कोई डायलॉग लिख के दे दें, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, इंग्लिश या उर्दू से रिलेटेड, ठीक है ना जी। अच्छा, डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन अ को एजुकेशन, या कोई तकरीर करके दें किसी मौजू के ऊपर। फिर मैथमेटिक्स है, आपने उनको जमा पढ़ाई है तो जमा से मुतालिक सवाल उनको बोर्ड के ऊपर करवाएं, आओ भाई, या कोई रियल वर्ल्ड टास्क दें, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशंस को मिलाने का, ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड। सोशल स्टडीज़, रोल प्ले ऑन 3 मार्च कॉन्फ्रेंस, 23 मार्च की कॉन्फ्रेंस है, बच्चे से कहें आए रोल प्ले करके दिखाएं कि कैसे वो 23 मार्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी को अमलन यहाँ पे करके दिखाएं। आर्ट्स एंड क्रिएटिव फील्ड्स, कोई पोस्टर, कोई चार्ट, कोई म्यूज़िक, ये बनाना, ठीक है, ये आर्ट्स एंड क्रिएटिव है। टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड, थर्मामीटर को यूज़ करके टेम्परेचर चेक करना, ये एक टेक्निकल काम है, वोकेशनल भी है। या कोई पौधा लगाना, या पौधे का बीज से पौधा बनने का प्रोसेस देखना। अब ये वो मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो बच्चों से आप कराती हैं। अगर आ जाता है सवाल तो इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखनी होंगी, वो आप इजीली लिख लेंगे। स्टेप्स फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, अब इसके स्टेप्स कितने हैं? आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आपने किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का टेस्ट लेना है। क्लियरली डिफाइंड व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू, क्लियरली बताएं, ठीक है, कि बच्चों से क्या हम जज करना चाहते हैं। अथेंटिक टास्क, जो टास्क ऐसा हो जिसको वाकई प्रैक्टिकली किया भी जा सकता हो, प्रैक्टिकल टास्क हो। डेवलप क्लियर रूब्रिक्स, उस सवाल के कितने स्टेप्स होंगे और हर स्टेप के कितने मार्क्स होंगे। 10 नंबर का सवाल है तो थ्योरी के कितने हैं, प्रैक्टिकल के कितने हैं। इनकॉर्पोरेट स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग से मुराद बच्चों को साथ साथ अगर कहीं गाइड करने का ऑप्शन है तो वो भी आप करें, कोई इक्विपमेंट नहीं मिल रहा वो उनको बता दें। प्रोवाइड फीडबैक, और एंड पे बच्चों को फीडबैक भी दें। तो ये जो है ना, ये 5 स्टेप्स होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट या असेसमेंट के। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब सवाल आपसे ये है कि एक बतौर टीचर आपने बच्चों को ना वाटर फिल्ट्रेशन पढ़ाया है, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया? वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और एक ये है कि उनको अमलन कराया है। कौन सी चीज़ बच्चों को ज़्यादा देर तक याद रहेगी? जो उनको अमलन करवाया है, वो ज्यादा, कौन सी चीज़ को बच्चे शौक से करेंगे? जो प्रैक्टिकल टीचर करवाएगा, ठीक है ना, यही उसके बेनिफिट्स होते हैं। एक सबसे पहले इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, सोचता है कि ये स्टेप पहला था, इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद कैसे होगा, आगे कैसे किया जाएगा, रिजल्ट इसका क्या निकलता है। एनालाइज, सिंथेसाइज, इवेलुएट, जिनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं, इन तीनों को। एक तो बच्चे के अंदर ये आएगी। फिर है प्रमोट डीप लर्निंग, अब इससे बच्चे के अंदर रट्टा लगाने वाली बात ख़त्म हो जाएगी, बच्चा चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बनेगा। डेवलप रियल वर्ल्ड स्किल, बच्चा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक प्रैक्टिकल जो जितने भी स्किल्स हैं ना जी, उनको परफॉर्म करने का हुनर सीख लेगा, कम्युनिकेशन का, टीम वर्क का, टाइम मैनेजमेंट का। अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग, अब इससे बच्चा क्या करेगा? डाइवर्स का मतलब होता है मल्टीपल, तो बच्चा क्या करेगा? मल्टीपल वे से चीज़ें लर्न करते हैं। अब हमारी क्लास के अंदर मल्टीपल एबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, डाइवर्स लर्नर्स होते हैं। क्या मतलब है? कोई बच्चे कमज़ोर होंगे, कोई बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्या करती है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, ये इससे, चूँकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है तो वो हर कोई करने को तैयार होता है। तो जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं ना, उन सारे बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होती है, एनेबल करती है मल्टीपल वे टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स, सारे फॉस्टर इंगेजमेंट। इससे बच्चे हैंड्स ऑन अपने हाथों से करते हैं और वो इंटरेस्ट के साथ जो है ना वो काम ये कर रहे होते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के। अब इसके कुछ चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस से क्या मुराद है? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक टीचर को परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट लेने में रुकावट का बाइस बनेंगी? टाइम इंटेंसिव, अब साफ ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पर मेरी क्लास है 30 की, 6ठी क्लास है, मैंने उनको आज जो है ना वो बताया है कि
उनको सिखाना है कि पानी बुखारात कैसे बनता है या थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है। अब 30 के 30 बच्चों का अगर मैं टेस्ट लूँ, उन्हें कहूँ कि हाँ जी ये थर्मामीटर है, आप चेक करके दें, 1 या 2 थर्मामीटर हैं क्लास के अंदर, तो टाइम तो लगेगा। तो टाइम टेकिंग है। डिज़ाइनिंग एंड एवेलुएटिंग द प्रॉब्लम बेस्ड असेसमेंट कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन ट्रेडिशनल टेस्ट। अगर यही सवाल बच्चों से कहो कि लिख के देंगे थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो 3 मिनट में लिख देंगे, 2-3 मिनट में। आपके पास 2-3 मिनट के अंदर या 5 मिनट में पूरी क्लास का रिजल्ट टेस्ट आ जाएगा। और उस तरह आपको 40-50 मिनट, घंटा भी शायद लग सकता है। उसके बाद ये रिसोर्स डिपेंडेंट। अब लाजमी नहीं है कि जो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं उनके लिए हर वक्त हर सब्जेक्ट के लिए हर तरह के रिसोर्स आपके पास क्लास में मौजूद हों, ये पॉसिबल नहीं होता। या बहुत कम, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हर एक उसमें रिसोर्स हर एक टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें दस्तियाब नहीं होती। ऐसा ही होता है ना कि मौजूद होती हैं जी, साइंस के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए जी मौजूद होती है हमारे स्कूलों में, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल भी हो, नहीं होती मौजूद। ऐसा ही है जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं जी आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है अब? नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है अब? नहीं सर, कभी कभी आवाज जी नहीं आ जी रही। अभी आ रही है। सर ऑडिबल है। बीच में हो रही है आपकी आवाज। अब तो आ रही है ना, अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है मेरी भाई? जी सर आ रही है। अच्छा जी सर अब आ रही है। क्या आ रहा है जी? कभी चले, अब क्लियर है ना? अब मैं बात स्टार्ट कर दूं? जी जी सर अब सही। अच्छा, सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग। अब देखें इसमें जो है ना, अब साफ ज़ाहिर है कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड है। अब इसमें टीचर की सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है, किसी पे गुस्सा आ गया उसके नंबर कम दे दिए बच्चे के, ठीक है। तो इसमें रूब्रिक्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि बाइसनेस कम से कम हो, ये भी एक मसला होता है इसका। टीचर ट्रेनिंग, अब हर टीचर इस काबिल नहीं होता कि वो हर वक्त पूरी क्लास को तजर्बात के ज़रिए पढ़ाए, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा एग्जांपल्स। मज़ीद प्राइमरी लेवल पे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट क्रिएट अ मॉडल ऑफ देयर कम्युनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, कि बच्चे जो है ना अपना एक कम्युनिटी का मॉडल बनाएं कि ये बच्चे हैं, फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे मिसाल के तौर पर, ये एक परफॉर्मेंस है। स्टूडेंट डिज़ाइन है कंपेन टू प्रमोट रीसाइकलिंग इन द स्कूल, वो बच्चे एक कंपेन स्टार्ट करें कि स्कूल के अंदर चीज़ों को रिसाइकल कैसे करेंगे। स्टूडेंट डेवलप अ बिजनेस प्रपोजल एड्रेसिंग लोकल इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के, कॉलेजेस के स्टूडेंट वो क्या करेंगे, कोई ऐसा बनाएं कि जी जो बिज़नेस चैलेंजेस हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो इस तरह मतलब ये तो एग्जाम्पल हैं, आप खुद से भी इनके एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये कुछ CRQs हैं, ये जो है इंशाल्लाह ताला आपको हलशुदा भी मिल जाएंगे। आपने ख़ुद भी कोशिश करनी है कि जो है वो इसको देना है। अब इसमें जैसे देखें ना, डिज़ाइन 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्राम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाक स्टडी से 3, अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। क़ायद आज़म के 14 नुकात बयान करें, ठीक है। 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, तफसील से बयान करें, ठीक हो गया। पाकिस्तान की तश्कील में क्या क्या मुश्किलात आई, वजाहत करें। अब ये 3 सवाल सब्जेक्टिव बन गए। तो इस तरह आपने इनको पढ़ना है, पढ़ के अच्छी तरह जो है ना इनको जवाब देने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी जो रेगुलर सेशन है उसमें आपकी असेसमेंट भी की जाएगी, आपके CRQs की। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर भी फ्री था, कल वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला डेमो लेक्चर होगा, वो भी फ्री होगा। उसके बाद रेगुलर सेशन होगा जिसकी मुकम्मल सेशन की फ़ीस हमने रखी हुई है सिर्फ 3000 रुपये। तो आप में से जो ज्वाइन करना चाहेगा तो ये हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 033280555905, यही व्हाट्सएप नंबर इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट भी इसी के ऊपर है। आप इस पर अपनी फ़ीस पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जी। 3000 फ़ीस है मुकम्मल सेशन।